माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रोज का सबसे पहला चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट को। अ गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही पॉपुलर एसे है, और ये जो एसे है ये राइटर के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है, अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव पर। ये उस समय की घटना को इसमें लेखक ने उल्लेखित किया है जिस समय वो इंडिया को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय घूमने के लिए आया हुआ था। दरअसल जो राइटर विलियम सी डगलस हैं वो एक अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज थे। उन्होंने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। उनसे कई लोगों ने कहा था और कई लोगों के द्वारा उनको ये मालूम पड़ा था कि भारत के लोग बड़े ही आत्मसम्मान और गर्व वाले होते हैं, उनके अंदर आज़ादी के लिए जोश होता है, वो सभी की हेल्प करने वाले होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर्ड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी तारीफ़ें की थी कई सारे लोगों ने लेखक के सामने भारत के लोगों की और भारत के बारे में। तो लेखक के मन में एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि वो इंडिया जाएगा और देखेगा कि या सिर्फ ये बातें ही हैं या रियलिटी में भी कुछ है। तो इसी बात को जानने के लिए लेखक ने इंडिया आने का फैसला किया, और ये उस वक्त उसने इंडिया को विजिट करने का डिसीजन लिया जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था या हो रहा था। तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के जस्ट थोड़े से दिनों के बाद की बात है। तो लेखक जब इंडिया आता है तो वो भारत को घूमने के लिए यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन को चुनता है सफ़र करने के लिए। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब पैसेंजर ट्रेन्स हर स्टॉप्स पर रुका करती थी और काफ़ी समय के लिए रुकती थी, और इसलिए लेखक के पास पर्याप्त समय मिल सकता था लेखक को कि वो आसानी से किसी से बात कर सके। तो हर स्टॉप पर हर बार रुकने पर लेखक जो है अपने डब्बे का लहरा कर दरवाज़ा खोलता, नीचे उतर आता और फिर लोगों से बातचीत करता, लोगों को तलाशता जो अंग्रेज़ी बोल सकें, और बड़ी मुश्किल से जब उसे ऐसे लोग मिल जाते जो अंग्रेज़ी बोल पाएँ तो फिर लेखक उनसे रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में बात करता, जो बड़ी घटनाएं होती उनके बारे में बात करता, वो लोगों से उनके सरकारी दृष्टिकोणों के प्रति बात करता। इस तरह से द राइटर वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक भारत के लोगों के या राष्ट्र के नाड़ी टटोलने का, नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। ही वॉन्टेड टू नो द रियलिटी बिहाइंड द इंडियन सेंसिटिविटी। वो भारत के लोगों की संवेदनशीलता है, उसकी जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश में लगा हुआ था। तो जो राइटर है अपना, वो एक बार जब उसने भारत में शुरुआत करी तो सबसे पहले उसने ट्रेन, कार इनका सहारा लिया। फिर वो रानीखेत तक रेलगाड़ी से गया, उसके बाद में बरेली तक ट्रेन से गया। फिर इसके बाद में वो रानीखेत पहुंचा जहां पर जो एक आर्मी हिल स्टेशन है, काफ़ी बड़ा सा, लगभग 6000 फुट के क्षेत्र में फैला हुआ, हिमालय पर्वत के ठीक सामने। तो लेखक कहता है जब मैं अपनी रेलगाड़ी से यहाँ से उतरा एक स्टेशन पर, तो मेरी जो दिनचर्या थी लोगों से बातचीत करने की, उसमें एक बड़ी बाधा पड़ गई। दरअसल एक बच्चों का एक ग्रुप था जो लेखक के ऊपर टिड्डियों की तरह से झपट पड़ा। ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे, रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रेफ्यूजी चिल्ड्रन के बारे में पहले आप जान लीजिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। रेफ्यूजी लोग वो लोग होते हैं जो कहीं पर शरण लेते हैं। ये रेफ्यूजी चिल्ड्रन उन लोगों के बच्चे, लड़के और लड़कियां थे जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, एट दैट टाइम 9 मिलियन पीपल यानी कि 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान and came to India driven by the fear of religious fanaticism। लेखक जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए धार्मिक उन्माद के डर से। तो जो 90 लाख लोग थे, जब उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया था तो वो गरीब तो पहले ही थे, उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और जब वो रास्ते में निकले, रास्ते में चले तो उन्हें बड़ी रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
वो सड़कों के किनारे अपने घास और कपड़ों के छप्परों में रहने लगे। बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका को चला रहे थे। ऐसे ही हाथों की बनी हुई चीज़ों को बेचते थे और फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका को चला पा रहे थे। ये बच्चे उन्हीं के बच्चे थे। इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कठोर ज़िंदगी थी। शायद दिन में इन्हें एक बार भोजन मिलता था जिसमें बहुत ही कम और स्वादिष्ट भोजन नहीं होता था। शायद एक कटोरी दाल होती थी, थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर कभी मिल गया तो मिल गया, ना चाय मिलती थी ना कॉफ़ी होती थी, एक रोटी का टुकड़ा होता था। इसके अलावा इनको सिर्फ एक प्याज का टुकड़ा मिलता था। तो जो इन परिवारों में गरीब मध्यम दर्जे के लोग थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, वो तो अपना गुजारा आसानी से कर ले जाते थे। लेकिन ये लोग जो थे, ये जो सही ठीक लोग थे, मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग जो थे, जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और भारत में आना पड़ा, तो ऐसे लोगों के साथ ट्रेजेडी ये थी कि वो इतने से कम में अपना गुजारा नहीं कर सकते थे। तो स्थिति बहुत भयावह थी। लेखक को जिन बच्चों ने घेर लिया था चारों तरफ से, वो रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे और वो लेखक के ऊपर टिड्डियों की तरह से झपट पड़े। लेखक बताता है कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह से इसलिए झपट पड़े क्योंकि इन्होंने मुझको देखा, मैं कोट पैंट पहने हुए था, इनको लगा कि शायद मैं इनका सबसे अच्छा खरीदार हो सकता हूँ। लेखक कहता है मैंने बहुत सारी इनसे चीज़ें खरीदी, हाथों की बनी हुई डलिया खरीदी, एक वेस्ट पेपर रखने वाली डलिया खरीदी, एक स्विंग बास्केट खरीदी, इसमें मतलब सिलाई और कढ़ाई का सामान रखते हैं, और इसके अलावा उसने और कई सारी डलियाँ खरीदी, कुछ पंखे खरीदे। लेखक कहता है मैंने 30 सिक्के भी खर्च नहीं किए थे और मेरा लगभग जो है हाथ मेरे पूरे फुल हो गए थे। लेखक कहता है सारे बच्चे खुशी के साथ वहां से चले गए। तभी लेखक की नजर पड़ती है एक 9 साल की शरणार्थी लड़की पर। ये एक 9 ईयर ओल्ड शरणार्थी लड़की थी, रेफ्यूजी गर्ल थी, जो फटे नीचे कपड़े पहने हुए थी। ये अनपढ़, गरीबी में पली बड़ी लड़की, जिसकी आंखों में आंसू थे, एक मेहनती और बहुत ज्यादा परिश्रमी एक फेरी वाली थी। लेखक कहता है उसको देखते ही एक दयनीय जो स्थिति की फीलिंग होती है वो लेखक को ऐसा फील होता है, एक उसके प्रति उसका हृदय पिघलता हुआ उसे महसूस होता है। क्योंकि उसके हाथ भरे हुए थे, उसने उस लड़की से कहना चाहा कि वो उसकी डलिया नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की अपनी आवाज काफी तेज बुलंद किए हुई थी, काफी तेज आवाज में बोल रही थी। तो लेखक ने उसकी हेल्प करने की सोची। तो लेखक ने अपनी राइट कोट पॉकेट में हाथ डाला और उसने कुछ पैसे निकाले, और पैसे निकालने के बाद उस लड़की की डलिया में डाल दिए और लड़की से कहना चाहा कि देखो मैं तुम्हारी चीजें तो नहीं खरीद सकता, लेकिन तुम्हारी फिर भी मैंने हेल्प कर दी है जितनी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात शायद लेखक को तब पता लगी, उसे महसूस हुआ कि कितनी बड़ी उसने गलती कर दी है। ये 9 साल की लड़की जो गरीबी और गंदगी में पली बड़ी थी, जो अनपढ़ थी व्याकरण और तौर तरीकों दोनों में, इस लड़की ने लेखक के उन पैसों को तुरंत वापस कर दिया बड़े ही आत्मसम्मान और गर्व के साथ। अब लेखक मजबूर हो गया था। द राइटर वॉज फोर्स्ड टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। उस छोटी सी लड़की की डलिया खरीदने के लिए लेखक मजबूर हो गया। उसने उसकी डलिया खरीद लिया और वो लड़की बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए, उछलते कूदते हुए वहां से चली गई। लेकिन ये लड़की एकमात्र वो लड़की थी, शी वॉज द ओनली रीजन, वो एकमात्र कारण थी दैट द राइटर हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि लेखक भारत के लोगों से प्रेम करने लगा। लेखक ने जब उस लड़की की बातों को सुना और उसके आत्मसम्मान को देखा तो उसे महसूस हो गया कि जब एक छोटी सी लड़की जो है भारत के लोगों के अंदर कितना ज्यादा आत्मसम्मान होगा जब एक छोटी सी लड़की के अंदर इतना आत्मसम्मान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनको लेखक जाता है और ये कहानी बताता है और कहता है कि वो लड़की एकमात्र कारण थी भारत के लोगों का, कि उसे लेखक को भारत के लोगों से प्रेम हो गया। वो कहता है कि जितने भी लोगों से भारत में मिला उन सभी के अंदर आत्मसम्मान था, उन सभी के अंदर आज़ादी के लिए जोश था, नागरिकता की एक भावना थी, और वो सभी लोग एक दूसरे के अंदर भाईचारा और आत्मसम्मान के भाव को रखते थे। तो ये कहानी है आपकी अ गर्ल विद ए बास्केट की। आई होप आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको ध्यान ही रखना है कि अब हम जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, इसको टीच करेंगे हम, और आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वर्क करते रहिए और
इतना पढ़ते रहिए ताकि जो लॉकडाउन चल रहा है वो आपका उसमें अच्छी बेहतर स्टडी आपकी हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।